नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें हम मॉक टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसमें हम प्रतिदिन 25 से 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एससी दुबे साहब, श्याम चरण दुबे साहब के बारे में। तो ये लेक्चर नंबर 27 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 26 में हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में, कृषक संबंधी अध्ययनों के बारे में जानने और समझने का प्रयास किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो डेटाबेस कम है, वो अवधारणा से जुड़े प्रश्न ज्यादा हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। पहला प्रश्न आपके सामने है। डॉक्टर एससी दुबे के अनुसार भारतीय गांवों की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला स्टेटमेंट आपके सामने आ चुका है। 3 कथन दिए गए हैं। उन 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। इसके जो कूट हैं वो यहां दिए गए हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए। सभी लोग चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए और चैट बॉक्स में अपना जवाब देना शुरू कीजिए। पहला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट क्या है? भारतीय गांव एक पूर्ण स्वतंत्र और स्वायत्त सामाजिक इकाइयां हैं। गांव एक बेहतर सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करते हैं। एससी दुबे ने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ग्रामीण समाज का विश्लेषण किया है। अब 3 स्टेटमेंट है ये अपने आप में, जो एससी दुबे साहब से संबंधित है। पहला कथन क्या कहता है कि भारतीय गांव एक पूर्णतः स्वतंत्र और स्वायत्त सामाजिक इकाई है। यह अपने आप में गलत है, याद रखिएगा। एससी दुबे साहब हो या बीएस चौहान हो, मैकिम मैरियट हो, आंद्रे बिताई हो, सबने ये माना है कि भारतीय गांव पूर्णतः स्वायत्त इकाई नहीं है। भारतीय गांव कहीं ना कहीं पारस्परिक निर्भरता पर टिके हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। यही कारण है कि जो आपके रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा थी, उससे उसकी तुलना भी की गई थी भारतीय ग्रामीण समाज में, उसको लघु समुदाय को समझने की कोशिश की गई थी। तब भी ये बात उभर कर सामने आती है। बी आर चौहान ने भी कहा था कि भारतीय गांव सेल्फ डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, यानी पहला इकाई तो गलत है अपने आप में, पहला स्टेटमेंट। गांव एक बृहत्तर सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में काम करते हैं, ये बात सही है। तीसरा, एससी दुबे ने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ग्रामीण समाज का विश्लेषण किया है। एससी दुबे साहब का जो विश्लेषण, याद रखिएगा, वो अंतर विषयक भी है और संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य भी है। यही प्रश्न पूछा गया था इससे पहले के पेपर में, 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, नमस्कार राजेश जी। तो इसका मतलब कुल मिलाकर बात क्या हुई? बात यह हुई कि ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डॉक्टर एससी दुबे ने एमएन श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा को भारतीय ग्रामीण संदर्भ में अपर्याप्त माना है। कथन कारण वाले प्रश्न जो होते हैं, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि वो पूरी वो समझ विकसित कर देते हैं आपकी एक टॉपिक के बारे में। तथ्यात्मक प्रश्न ये इस प्रकार की समझ विकसित नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि एमएन श्रीनिवास ने प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन इस डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा के आलोचक हैं एससी दुबे साहब, और वो ये कहते हैं कि ये भारतीय ग्रामीण संदर्भ में ये प्रभु जाति की जो अवधारणा है एमएन श्रीनिवास की, वो अपर्याप्त है। ऐसा क्यों कहते हैं? कारण, एससी दुबे का तर्क था कि शक्ति और सत्ता पूरी जाति में निहित होने के बजाय गांव के कुछ प्रबल व्यक्तियों, याद रखिएगा, प्रबल व्यक्तियों के पास होती है, और ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास संपत्ति और राजनीतिक पहुंच होती है। यानी एससी दुबे साहब का यह कहना था कि जो डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है, वो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है, अपर्याप्त है। क्योंकि जाति हमेशा प्रभु नहीं होती है, बल्कि वो व्यक्तियों का समूह या कुछ व्यक्ति इतने प्रभावशाली होते हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर भी होती है और जिनके पास संपत्ति भी होती है। तो जाति ही एकमात्र कारक नहीं होता है डोमिनेंट होने का। क्लियर? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, सभी लोगों को वॉइस क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज लिख दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा, क्लियर लिख दीजिएगा, क्योंकि यही लेक्चर आप बार बार देख सकते हैं, एक एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा।
जो पीडीएफ नोट्स हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाते हैं जिससे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और डेली ये 25-50 क्वेश्चन आपके पास एक कलेक्शन के रूप में जमा हो जाएंगे ताकि आप बार बार प्रैक्टिस कर सकें। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु और दीर्घ परंपरा के द्विविभाजन की आलोचना करते हुए डॉक्टर दुबे ने भारतीय परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अब देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड की जो दीर्घ परंपरा लघु परंपरा थी इसके आलोचक भी हैं और भारत में परंपराओं को 2 भागों में न बांटकर 6 भागों में बांटा है। अब 6 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किया है एस सी दुबे साहब ने। तो फिर कौन सी परंपरा शामिल नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, कौन सी परंपरा शामिल नहीं है पूछा गया है। तो कितनी परंपराओं का वर्गीकरण किया है? परंपराओं का 6 भागों में वर्गीकरण किया है। शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा, स्थानीय उप परंपरा, महानगरीय परंपरा, जनजातीय परंपरा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना शुरू कीजिए अपना, तो चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन में, और जवाब देना शुरू कीजिए। सही, सभी ने सही जवाब दिया है। सही आंसर क्या है? महानगरीय परंपरा और जनजातीय परंपरा। अगला क्वेश्चन देखिए, एस सी दुबे साहब की किताबों से प्रश्न। एस सी दुबे साहब की बहुत सारी किताबें हैं, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, ठीक है, आपके डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, इसके अलावा इरावती कर्वे। भारतीय विचारकों की सारी किताबों को अच्छे से पढ़िएगा, खासकर एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे और जी एस घुरिये। इनकी किताबों की विषय वस्तु भी पूछी जाती है आपसे। देखिए, इनकी किताबें पूछी गई हैं और किताबों का सन पूछा गया है, कौन सी किताब कब पब्लिश हुई थी। अब यहां पर जो कूट दिया गया है उस कूट के हिसाब से आपको इसको चुनना है। तो पहली बात तो आती है द कमार, बड़ी फेमस किताबों में से एक है। और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजाति, जो आदिवासी इलाका है, कमार जनजाति का अध्ययन किया था एस सी दुबे साहब ने 1951-52 में। ये इनकी पीएचडी का शोध विषय भी था। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि एस सी दुबे साहब का शोध विषय क्या था, पीएचडी का शोध विषय क्या था। तो छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति के इलाकों में जाकर वहां की जनजाति को समझने का प्रयास किया था। और आदिवासी अध्ययन में, जनजाति अध्ययन में मील का पत्थर मानी जाती है किताब। देखिए कंफ्यूजन कहां से होता है, यह शोध प्रकाशित हुआ था 1951-52 में, लेकिन किताब के रूप में पब्लिश हुआ था 1954 में, इसलिए पेपर बिगड़ जाता है। यानी कमार का जो द कमार है वो कब आई थी? 1954 में। फिर आती है इंडियन विलेज। इंडियन विलेज वो उस समय आई जब भारत में कई सारी किताबें आई थी ग्रामीण समाज के अध्ययन में। मैके मेरिट की किताब आई, एस सी दुबे साहब की किताब आई, एम एन श्रीनिवास की किताब आई, एक डी एम मजुमदार की किताब आई। सभी लोगों ने ग्रामीण समाज के संदर्भ में कई सारे अध्ययन प्रस्तुत किए। 1955 का विश्व जो समय है वो ग्रामीण समाज शास्त्र में भारत में स्वर्णिम काल माना जाता है। तो जब इंडियन विलेज जो किताब है वो कब पब्लिश हुई है? 1955 में पब्लिश हुई। फिर आता है इंडियन चेंजिंग विलेज। ये इंडियन चेंजिंग विलेज किसने लिखी है? सॉरी, ये भी एस सी दुबे साहब की किताब है, लेकिन ये किताब आती है 1973 में, सॉरी 1958 में। और चौथी किताब है कंटेम्परेरी इंडिया एंड द मॉडर्नाइजेशन। यह किताब आती है आपके 1973 में। यानी सही आंसर क्या हुआ? 4, 1, 2, 3। क्लियर? शिल्पा जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया है इसका, बहुत सही शिल्पा जी। सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर एस सी दुबे ने समीरपेट गांव के अध्ययन के दौरान परिवारों के जीवन स्तर को निर्धारित करने के लिए उन्हें किन 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? एक और क्वेश्चन बन गया, ठीक है, देखिएगा, परिवारों के जीवन स्तर को कितने भागों में बांटा है? पीएससी में 150 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन डेटाबेस होते हैं, यानी पेपर का 1/3, 1/3 पेपर डेटाबेस होता है। तो कभी कभी आप बहुत डिटेल पढ़ के जाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एस सी दुबे साहब ने समीरपेट गांव का जो अध्ययन किया उसमें परिवारों को कितनी कैटेगरी में बांटा है? तो जो परिवारों का वर्गीकरण किया है वो 4 कैटेगरी में किया है। अब वो 4 कैटेगरी कौन सी है उसको भी याद होना चाहिए आपको। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और सर्वहारा। शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, कृषक और श्रमिक, अमीर, सुखी, औसत और गरीब, जमींदार, स्वतंत्र किसान, बटाईदार, भूमिहीन मजदूर। ठीक है, शिल्पा जी ने बहुत पहले ही आंसर दे दिया, बहुत सही। सही डायरेक्शन में पढ़ते रहेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, आसानी से पेपर हो जाएगा।
तो जो 4 कैटेगरी में बांटा है एससी दुबे साहब ने शमीरपेट गांव का अध्ययन करते हुए वहां की परिवारों को जो वर्गीकरण किया है वो 4 भागों में किया। और वो 4 भाग क्या हैं? अमीर परिवार, सुखी और संपन्न परिवार, औसत परिवार और गरीब परिवार। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर दुबे की कृति इंडियाज चेंजिंग विलेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इंडिया चेंजिंग विलेज की बात हो रही है, 1958 में किताब पब्लिश हुई थी। ये जो विषय है इसमें कौन सा कथन है इसके संदर्भ में पूछा गया है। ये किताब किस संदर्भ की बात करती है या किस विषय का अध्ययन करके लिखी गई थी? ये पुस्तक मुख्य रूप से तेलंगाना के आदिवासी समुदायों के राजनीतिक एकीकरण पर केंद्रित है। ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करती है। इसमें केवल वाराणसी के सोनपुर गांव के राजपूतों का दृश्यांशीय विज्ञान प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक भारतीय ग्रामीण समाज में औद्योगिकरण के प्रभावों की व्याख्या करती है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पंडित नेहरू के समय 1952 में अमेरिका के सपोर्ट से, अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सपोर्ट से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1952 में। लेकिन ये कार्यक्रम ज्यादा सफल नहीं हुआ। बाद में इसी कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी, 1957 में बनाया गया था बलवंत राय मेहता समिति, आपने पढ़ा होगा पंचायती राज में। और बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश करी आगे जाकर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का गठन किया गया था। तो उसने तो बताया था कि भाई बलवंत राय मेहता समिति ने तो ये बताया कि कार्यक्रम असफल क्यों हुआ, लेकिन कार्यक्रम पूर्णतः असफल नहीं हुआ था। कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में कार्यक्रम काफी सफल भी रहा। इसी बात की स्टडी करी थी किसने? एससी दुबे साहब ने। तो एससी दुबे साहब ने इंडिया चेंजिंग विलेज नाम की जो किताब लिखी है, 2 अक्टूबर 1952 को जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है, इसके प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए किताब लिखी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 100% असफल कार्यक्रम नहीं था। हाँ, बात अलग है कि कहीं ना कहीं ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ जिलों में, कुछ ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम सफल भी रहा। इसी को देखते हुए यह अध्ययन किया गया, कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हुए यह किताब लिखी गई थी। क्लियर? अगला प्रश्न, डॉक्टर एससी दुबे ने ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करने के लिए 6 प्रमुख कारकों का उल्लेख किया है। इनमें से कौन सा कारक उस सूची में शामिल नहीं है? अब देखिए, ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति की सामाजिक जो परिस्थिति होती है, सोशल स्टेटस होता है, उसको लेकर 6 कारकों की बात करी है। यानी ग्रामीण समाज में, ग्रामीण सामाजिक संरचना में 6 फैक्टर पर, 6 कारकों पर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति तय होती है। वो 6 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर शामिल नहीं है, यह पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, भूमि स्वामित्व और धन और संपत्ति, आयु और व्यक्तित्व के लक्षण, धर्म और जाति तथा सरकारी सेवा में पद, केवल विदेशी शिक्षा और भाषाई दक्षता। तो देखिए, 6 कारकों की बात होती है तो पहला कारक तो यही है कि आपके पास भूमि स्वामित्व कितना है। दूसरा कारक होता है आपके पास संपत्ति कैसी है, आपकी आयु कैसी है। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, इनका सम्मान ज्यादा होता है, इनका सोशल स्टेटस ज्यादा होता है। देखिए, कभी कभी व्यक्ति के विलक्षण व्यक्ति होते हैं, काफी योग्य व्यक्ति होते हैं, उनका भी समाज में स्थान ज्यादा ऊंचा होता है। आपका धर्म कौन सा है, आपकी जाति कैसी है, आप किस सरकारी पद पर हैं, इससे भी आपकी सामाजिक परिस्थिति तय होती है ग्रामीण सामाजिक संरचना। देखिए, ग्रामीण सामाजिक संरचना में आपको कैसी भाषा आती है, ठीक है, या आपकी पढ़ाई कहां से, विदेशों में कहां से पढ़ के आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 कारकों में इसे शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आधुनिकीकरण के संदर्भ में एससी दुबे के विचारों के बारे में विचार करें। 3 विचार दिए गए हैं आधुनिकीकरण के संदर्भ में एससी दुबे साहब के। तो बताइए कौन सा विचार उनके विचारों से आपके, मतलब उनके विचारों में शामिल नहीं है आधुनिकीकरण के संदर्भ में। पहला है, आधुनिकीकरण एक लक्ष्य ना होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो सही बात है, मॉडर्नाइजेशन रातों रात तो होता नहीं है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण का अर्थ अनिवार्य रूप से परंपराओं का पूर्ण विनाश है, ये गलत है। क्योंकि एससी दुबे साहब आपके एलिमिनेशन की बात करते हैं, एसिमिलेशन की बात करते हैं। आधुनिकीकरण का मतलब यह नहीं कि परंपराएं खत्म हो जाती हैं, परंपराएं लुप्त हो जाती हैं, परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए यह कहना कि पूर्ण विनाश हो जाता है, यह गलत है अपने आप में। तीसरा, आधुनिकीकरण में मुख्य रूप से मानसिक परिवर्तन होता है। इससे हमारे सोचने की वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तार्किकता बढ़ती है। तो ये सही बात है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करी है, तार्किकता का विश्लेषण भी किया है आधुनिकीकरण के संदर्भ में एस सी दुबे साहब ने। यानी पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये कहना कि आधुनिकीकरण से परंपराएं समाप्त हो जाती हैं, पूर्ण विनाश हो जाता है, ये गलत है। यानी सही आंसर क्या होगा? 1 और 3। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर दुबे ने भारतीय युवाओं को उनकी पृष्ठभूमि, संस्कार और अभिवृत्ति के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा है। ये तो आप पढ़ चुके होंगे कि भारत के युवाओं का अध्ययन भी किया और उनको 4 कैटेगरी में बांटा। अब 4 कैटेगरी में जो हिप्पी होते हैं, जो युवाओं का एक संस्करण है, हिप्पी कल्चर अमेरिका में खूब डेवलप हुआ था 1970 में। 70-80 के दशक में काफी बड़े पैमाने पर हिप्पी कल्चर फैला था। तो हिप्पी जो कल्चर है, यानी युवाओं की 4 कैटेगरी में एक कैटेगरी होती है हिप्पी। तो एस सी दुबे साहब का प्रश्न ये है, या ये प्रश्न ये पूछा गया है कि जो हिप्पी होते हैं उन्हें किस कैटेगरी में शामिल माना है एस सी दुबे साहब ने? प्रथम पीढ़ी के शिक्षित युवाओं को जिनके माता पिता अशिक्षित हैं, समाज के निम्न मध्यम वर्ग से आने वाले क्रांतिकारी युवाओं को, अत्यधिक पश्चिमी परख और अलगावग्रस्त परिवारों से आए युवाओं को, ग्रामीण पृष्ठभूमि के उन युवाओं को जो रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो जो हिप्पी संस्कृति से प्रभावित थे वो कौन सी कैटेगरी के या किस प्रकार की प्रवृत्ति के थे? तो एस सी दुबे साहब कहते हैं कि वो युवा थे जो अत्यधिक पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित थे और अलगावग्रस्त परिवारों से आते थे, जहां पर पारिवारिक कंट्रोल इनके ऊपर नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब एस सी दुबे साहब ने कई सारे अध्ययन किए हैं। ज्यादातर किताबों में शमीरपेट गांव का ही अध्ययन पूछा जाता है, लेकिन अध्ययन तो कई सारे किए हैं एस सी दुबे साहब ने। अब कौन कौन से अध्ययन है उनको भी जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला है समीरपेट। समीरपेट तत्कालिक पहले आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना तेलंगाना। अब ये तेलंगाना में आता है। तो समीरपेट गांव काय में आता है? तेलंगाना में आता है। सोनपुर की बात करें, सोनपुर कहां पे आता है? सोनपुर आता है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी। राजपूत गायों का अध्ययन किया था। तीसरा है रणखाड़ी। रणखाड़ी कहां पर आता है? यह है सहारनपुर त्यागी गांव। और चौथा है कमार, अभी आपने पढ़ा था, द कमार किताब लिखी थी 1954 में। ठीक है, यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यानी 2 1 4 3। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 2 1 4 3। जवाब देते जाइए सभी लोग जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए। गांव एक पृथक और आत्मनिर्भर इकाई नहीं है, बल्कि वे व्यापक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। कितना अच्छा स्टेटमेंट है। अभी तो आसान लगेगा क्योंकि आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, एस सी दुबे साहब, तो आंसर लगा देंगे, ये एस सी दुबे साहब का स्टेटमेंट है। लेकिन इस प्रश्न को शामिल करने का पर्पस ये था कि ये स्टेटमेंट कई बार रिपीट हुआ है। इसलिए अगर आपने नहीं लिखा है नोट्स में, नहीं बनाया है नोट्स अभी तक, तो कम से कम डायरी में से नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट 3 से 4 बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का पूछने का पर्पस ये नहीं है कि आपको आंसर मालूम है कि नहीं, क्योंकि एस सी दुबे पढ़ रहे हैं तो एस सी दुबे ही आंसर लगाएंगे आप, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ के रख लीजिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में डॉक्टर दुबे द्वारा प्रतिपादित 4 चरणों का सही क्रम क्या है? अब देखिए, यही क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 8 में, जो यूनिट नंबर 8 कौन सी है आपकी? विकास का समाजशास्त्र। हो सकता है यूनिट नंबर 8 से जोड़ते हुए ये प्रश्न पूछ लिया जाए। तो बहुत से लोगों को लगेगा यूनिट नंबर 8 में विकास के समाजशास्त्र में एस सी दुबे साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकास के संदर्भ में 4 चरणों का सही क्रम क्या है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। वही सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, मानव केंद्रित विकास, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि, सामाजिक परिवर्तन, मानव केंद्रित विकास, सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि। मानव केंद्रित विकास, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, मानव केंद्रित विकास। अब यह पूछा गया है, पहले प्रश्नों को आसान भाषा में समझिए। एस सी दुबे साहब का कहना यह था कि जो विकास का चरण होता है, इसमें शुरुआत कहां से होती है और हम किस चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, शुरुआत में हम देखते हैं कि भाई जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा तो केवल आर्थिक वृद्धि को ही विकास का पैमाना माना जाता था। कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी इनकम बढ़ रही है, इसी को विकास का पैमाना माना गया। 1990 के बाद से विकास का पैमाना चेंज हो गया, सॉरी 20वीं सदी के बाद से विकास का पैमाना चेंज हो गया। अब सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये विकास का पैमाना बन गया।
उसके बाद 1990 तक आते आते ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के चलते मानव केंद्रित विकास पे जोर होने लगा। और अब विकास का मतलब हो गया है, वर्तमान संदर्भ में विकास का मतलब क्या है? वर्तमान संदर्भ में विकास का मतलब है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। यानी यही विकास का एक क्रम होता है। यानी हमेशा सबसे पहले आर्थिक वृद्धि की बात होनी थी। आर्थिक वृद्धि के बाद सामाजिक परिवर्तन को विकास का पैमाना माना गया। उसके बाद आपके मानव केंद्रित विकास को पैमाना माना गया। और वर्तमान में सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, ये नहीं कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है और पैसे वाले और पैसे वाले हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब ये देखा जाता है कि गरीब तबका आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ पा रहा है, सभी तक शिक्षा पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो अब समृद्धि की बात होती है, तो ये विकास का अगला चरण है। तो ये 4 चरणों की बात करी है किसने? एससी दुबे साहब ने। अगला क्वेश्चन, एससी दुबे को उनकी किस साहित्य और वैचारिक कृति के लिए 1993 में मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। पहला, मूर्ति देवी पुरस्कार से किस समाजशास्त्री को आपके सम्मानित किया गया? क्वेश्चन अगर आ जाए बेसिक क्वेश्चन तो क्या बन सकता है? एससी दुबे साहब को। एससी दुबे साहब को मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? 1993 में किया गया। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी किताब या कौन सी रचना के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया था? ठीक है, द ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, एसेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, परंपरा और इतिहास बोध एंड इंडियन विलेज। सही आंसर क्या है? सही आंसर है परंपरा और इतिहास बोध। इस किताब के लिए इन्हें क्या दिया गया था? इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1993 में। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर दुबे के अनुसार आधुनिकीकरण के लिए परंपराओं का रूपांतरण आवश्यक है, ना कि उनका पूर्ण उन्मूलन। आधुनिकीकरण के लिए परंपराओं का रूपांतरण जरूरी है, उसका उन्मूलन करना, उसको खत्म कर देना, विनाश करना जरूरी नहीं है। ये तो बात सही है, कारण परंपराएं जड़ नहीं होती, बल्कि ये बदलती परिस्थिति के साथ खुद को अनुकूलित करने की क्षमता रखती है। तो आधुनिकीकरण का मतलब ये नहीं कि आप परंपराओं को खत्म कर दीजिए, ठीक है, अपनी जड़ों को खत्म कर दीजिए, नहीं। मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत ये माना जाता है एससी दुबे साहब के अनुसार कि आधुनिकीकरण का मतलब ये नहीं कि परंपराओं का पूर्ण विनाश कर दो। आधुनिकीकरण के अंतर्गत परंपराएं विनाश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परंपराओं की आदत होती है, वो हमेशा जड़ नहीं होती, वो बदलती परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती। इसलिए पूर्ण विनाश के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। डॉक्टर दुबे ने समीरपेट गांव में सामाजिक एकता के सूत्र के रूप में धर्म का विश्लेषण करते हुए कितने प्रकार के उत्सवों का वर्णन किया है? तो समीरपेट गांव का अध्ययन किया और ये देखा कि समाज में एकता के सूत्र में धर्म की भूमिका क्या है और धर्म किस प्रकार से समाज को एक करने में अहम भूमिका निभाता है। इसको लेकर अपना विचार प्रकट किया। तो कितने प्रकार के उत्सवों की बात करी? याद रखिए 3 प्रकार के उत्सवों का जिक्र किया है। तो केवल 2 प्रकार के उत्सव नहीं, 3 प्रकार के उत्सवों की बात करी है। पहला उत्सव होता है पारिवारिक उत्सव, जिसमें पूरा गांव शामिल होता है। दूसरा होता है हिंदू मुस्लिम अंतःक्रिया वाले उत्सव और तीसरे होते हैं सामूहिक उत्सव। तो 3 प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। समीपेट गांव का अध्ययन करके ये विचार प्रकट किया किसने? एससी दुबे साहब ने, कि धर्म हमेशा बांटता नहीं है, बल्कि धार्मिक उत्सव समाज को जोड़ते भी हैं। तो 3 प्रकार के उत्सव होते हैं, समीपेट गांव का अध्ययन करके ये विचार प्रकट किया। एक होते हैं पारिवारिक उत्सव, जो पूरे पारिवारिक कुल को एक करते हैं। दूसरे होते हैं सामूहिक उत्सव, जो पूरे गांव को एक करते हैं। और तीसरे होते हैं हिंदू मुस्लिम के उत्सव, जो दोनों धर्मों को एक करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक प्रशासनिक पद एससी दुबे के द्वारा सुशोभित नहीं किया गया? तो एससी दुबे साहब कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, कई बड़े संस्थानों के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पद था जिन्होंने धारण नहीं किया था? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। निर्देशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला, अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद अध्यक्ष रहे इसके, यूनेस्को के समाजशास्त्र विभाग के आजीवन वैश्विक अध्यक्ष, नागपुर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए और शोधकार। ऐसी कौन सी उपलब्धि है, ऐसा कौन सा पद है जो धारण नहीं किया है? ठीक है, एससी दुबे साहब ने। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को के समाजशास्त्र विभाग के आजीवन वैश्विक अध्यक्ष के पद पर ये नहीं रहे हैं। डॉक्टर दुबे ने आधुनिकीकरण के कुछ प्रमुख लक्षणों की चर्चा की है। इसमें परानुभूति का क्या अर्थ है? परानुभूति में इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथी।
एक होता है इम्पैथी, सॉरी इम्पैथी, परानुभूति मतलब इम्पैथी। एक होता है सिंपैथी यानी सहानुभूति, एक होता है एम्पैथी यानी परानुभूति। तो आधुनिकीकरण में परानुभूति यानी एम्पैथी की भावना ज्यादा होती है। ये विचार प्रकट किया है एससी दुबे साहब ने। तो ये एम्पैथी यानी परानुभूति का मतलब क्या होता है? केवल अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझना, दूसरों की स्थिति में स्वयं को रखकर सोचने की क्षमता, समाज से पूरी तरह से अलग थलग हो जाना, अपनी परंपराओं को आधुनिक तकनीक से अधिक महत्व देना। तो क्या होती है परानुभूति? परानुभूति मतलब होती है कि दूसरों के दृष्टिकोण से या कहीं ना कहीं दूसरे की परिस्थिति में अपने आप को रखकर चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है। डॉक्टर दुबे के द्वारा समीरपेट गांव के चयन का मुख्य आधार क्या है? तो समीरपेट गांव का, तेलंगाना के समीरपेट गांव का अध्ययन क्यों किया? इतने सारे गांव थे, उसी को क्यों चुना? चुनने का कोई कारण तो रहा होगा। वहां केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वे पूरी तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। वहां हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी थी, जिसमें बहुधार्मिक ग्रामीण संरचना का अध्ययन कर सके। वे भारत का सबसे विकसित और आधुनिक गांव था। तो क्यों चुना था हम समीरपेट गांव को? इसलिए चुना क्योंकि वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी थी, तो दोनों की सामाजिक संरचना को समझना आसान था, और कहीं ना कहीं बहुमूल्य जो आपके बहुमुखी दृष्टिकोण जो होता है उसको समझना आसान था। ठीक है। डॉक्टर दुबे ने ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने के लिए किन 3 प्रकार के संगठनों का उल्लेख किया है? डॉक्टर दुबे कहते हैं, एससी दुबे कहते हैं कि ग्रामीण सामाजिक संरचना को अगर आपको समझना है तो आपको 3 संगठनों को, 3 संस्थाओं को समझना होगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समूह, जाति, अंतरजातीय और अंतरग्राम, आर्थिक, राजनीतिक, विधिक संगठन, राष्ट्रीय, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझना है तो वहां के कास्ट सिस्टम को समझिए, वहां कास्ट के बीच में इंटर कास्ट सिस्टम कैसा है उसको समझिए, और वहां पर ग्रामीणों के बीच में कैसा रिलेशन है, गांव के बीच में कैसा रिलेशन है, इसको समझिए। यानी एक गांव के अंदर कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है, दो कास्टों या अधिक, दो या दो से अधिक जनजातियों के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, और एक गांव का दूसरे गांव से क्या संबंध है। इस दृष्टिकोण को अगर आप समझ लेंगे तभी आप ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझ पाएंगे। डॉक्टर दुबे के अनुसार विकास के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण सही है? विकास केवल ऊपर से थोपा हुआ होना चाहिए, विकास नीचे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ना कि ऊपर से थोपा हुआ। विकास का अर्थ केवल राष्ट्र की जीडीपी में वृद्धि करना है। विकास के लिए सामाजिक न्याय की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया था, और इंडिया चेंजिंग विलेज नाम से किताब भी लिखी 1958 में। इसमें भी इन्होंने इस बात को रखा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हुए इन्होंने ये पाया कि कार्यक्रम इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसे ऊपर से थोपा गया था। जरूरी है कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर सहभागिता की, पार्टिसिपेशन की। इसलिए इनका कहना यह था कि विकास नीचे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बॉटम होना चाहिए, लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। द कमार पुस्तक डॉक्टर दुबे के किस शैक्षणिक कार्य का परिणाम थी? डॉक्टर 1954 में एक किताब पब्लिश हुई थी, लेकिन शोध पत्र के रूप में 1951 में से प्रकाशित किया गया था। तो ये द कमार जो पुस्तक है वो इनके जीवन से, इनके अध्ययन से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। उनके एमए राजनीतिक विज्ञान का लघु शोध प्रबंधन था, उनके द्वारा किया गया डॉक्टरेट शोध कार्य था, सामुदाय विकास कार्यक्रम की सरकारी रिपोर्ट थी, उनकी अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद की अध्यक्षता का भाषण था। तो जो कमार था ये डॉक्टर एससी दुबे साहब के पीएचडी का शोध विषय था। जैसे आप पढ़ते ना कि 1893 में डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया, किसने? समाज में श्रम विभाजन के बारे में दुर्खिम ने बताया, यही दुर्खिम के शोध का विषय था। ठीक उसी प्रकार एससी दुबे साहब का शोध का विषय क्या था? द कमार, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था। डॉक्टर दुबे ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तार्किकता को किस तरह परिभाषित किया है? उनके अनुसार तार्किकता का मतलब क्या है? पश्चिमी देशों का अंधानुकरण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवीय मूल्य और प्रगतिशील सोच के समावेशन के रूप में, केवल अंग्रेजी भाषा के उपयोग के रूप में, या जातिगत श्रेष्ठता को तार्किक आधार पर सिद्ध करने के रूप में। तार्किक होने का मतलब क्या होता है? जहां आप तर्क के माध्यम से बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, ठीक है, जहां पर आप मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, इसी को कहा जाता है तार्कीकरण। समीरपेट गांव के अध्ययन के आधार पर डॉक्टर दुबे ने जाति व्यवस्था के अतिरिक्त समाज को वर्गीकृत करने वाला दूसरा प्रमुख आधार किसे माना है?
तो बस समीरपेट गांव का अध्ययन करके डॉक्टर दुबे ने क्या कहा कि जाति व्यवस्था के अलावा ग्रामीण समाज और किस आधार पर बटा हुआ है? केवल धार्मिक सम्बद्धता के आधार पर, आर्थिक स्थिति उपभोग के आधार पर, आयु और वरिष्ठता के आधार पर, या गांव की भौगोलिक स्थिति के आधार पर? तो डॉक्टर दुबे का कहना यह था कि ग्रामीण समाज पूरे भारत में, पूरा भारतीय अपने आप में जाति की तरह बटा हुआ है। तो जो ग्रामीण समाज है वो जाति के बेसिस पे तो बटा ही होता है। जाति के अलावा कौन सा आधार होता है? दूसरा आधार होता है आर्थिक स्थिति, अमीर और गरीबी, और महत्वपूर्ण आधार होता है आपकी उपभोग करने की दर कैसी है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति, उपभोग का आधार और जाति, इन तीन आधार पर ग्रामीण समाज बटा होता है। कई बार क्वेश्चन इसी तरीके से दूसरे फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर दुबे के अनुसार संस्थागत परिवर्तन आधुनिकीकरण का एक लक्षण है। इसका क्या अर्थ है? संस्थागत परिवर्तन की बात हो रही है, पुराने ढांचे को पूरी तरह विनाश कर देना नहीं। हम पहले भी जानते हैं, याद रखिए, डॉक्टर दुबे ये कभी नहीं कहते कि आधुनिकीकरण के नाम पर परंपराओं का विनाश कर दो। पुराने ढांचे का आधुनिक आवश्यकताओं और जरूरत के अनुसार बदलना, केवल नए सरकारी संस्थानों का निर्माण करना, धार्मिक संस्थानों पर प्रतिबंध लगाना। तो संस्थागत परिवर्तन का मतलब यह है कि वे जो पुराना ढांचा है उसे बदलती आवश्यकताओं के अनुसार, उसे जरूरत के अनुसार बदलिए। यही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण का मतलब ये नहीं कि पुराने ढांचे को उखाड़ फेंकिए। ठीक है, हमेशा आवश्यकताओं के अनुसार, समय के अनुसार चेंजेस करते रही है। समाजशास्त्रीय शोध विधि के अंतर्गत एससी दुबे ने शमीरपेट के अध्ययन में किस उपागम का अपनाया है? अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तो सब पढ़ते हैं कि समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया, लेकिन उसका उपागम क्या था, अप्रोच क्या थी अध्ययन करने की, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन, अंतर विषयक सहयोगात्मक क्षेत्र कार्य उपागम, विशुद्ध सांख्यिकी उपागम और उद्विकासी उपागम। अब एक प्रश्न यहां से एक और बन सकता है। ठीक है, ये प्रश्न जब जो लोग कभी, अगर आपने तैयारी की होगी 2011 से पहले, इनका ऑप्शन सब्जेक्ट होता था, ठीक है, सोशियोलॉजी, यूपीएससी में 120 क्वेश्चन आते थे इसमें। 2011 के बाद से ऑप्शन बंद हो गए। तो 2011 से पहले जो ऑप्शन पेपर होता था उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सोशियोलॉजी में, ऑप्शन सब्जेक्ट था, मेरा भी ऑप्शन सब्जेक्ट था यूपीएससी में 2010 में, सोशियोलॉजी। तो उस समय प्रश्न यही पूछा गया था कि समीरपेट गांव का जो अध्ययन किया था एससी दुबे साहब ने, वो किस विश्वविद्यालय के माध्यम से किया था? क्योंकि ऐसा नहीं कि उठे और चल दिए अध्ययन करने के लिए, ऐसा नहीं था। ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन किया गया था, और इस अध्ययन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था हैदराबाद की केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में ये अध्ययन हुआ था समीरपेट गांव का। और ये केवल यहाँ पर समाजशास्त्री अध्ययन नहीं था, यहाँ पे मानव शास्त्री, चिकित्सीय अध्ययन, ठीक है, जनजातीय अध्ययन, साइकोलॉजिकल, कई सारे विषयों को शामिल किया गया था। इसीलिए इसे अंतर विषयक सहयोगात्मक कार्य उपागम कहा जाता है। तो एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो एससी दुबे साहब का समीरपेट का अध्ययन है, ये किस विश्वविद्यालय के माध्यम से हुआ था? ये उस्मानिया विश्वविद्यालय का एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से इस समीरपेट गांव का अध्ययन किया गया था। क्लियर? तो उस्मानिया विश्वविद्यालय को भी याद कर लीजिएगा। चलिए, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया। हाँ, एक महत्वपूर्ण देखिए, कल मैंने एक अपलोड किया था, इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा मैं। ये टॉपिक है समाजशास्त्री सम्मेलन। इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो समाजशास्त्री सम्मेलन, पहला सम्मेलन कब हुआ? देहरादून में हुआ था 1955 में। ठीक है, उसके बाद से कई सारे सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन पहला सम्मेलन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अध्यक्ष कौन था, क्या विषय वस्तु थी, इन सब चीजों के बारे में। तो मैंने इसकी ये पीडीएफ अपलोड कर दी है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं, 12 तारीख से ही फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। 2 अगस्त को आपका एग्जाम है, एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी। बहुत से लोग अभी भी बैठे हुए हैं, एग्जाम डेट बढ़ जाएगी। ठीक है, रिवाइज टाइम टेबल जारी हो चुका है, 2 तारीख को आपका एग्जाम है। 12 तारीख से 12 जून से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने नेट्स क्लियर किया हुआ है, किसी भी राज्य के यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी की है तो आप किसी भी राज्य के हैं फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमपी सेट किया है तो आप एमपी सेट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका सोशियोलॉजी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं नेट सेट में। ठीक है, सेट नेट में। अगर आपका सोशल वर्क है तो आप अलाइड सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोशल वर्क से एपी की वैकेंसी नहीं आती है, सोशियोलॉजी के बेसिस पे ही काम होता है। तो अगर आपका सोशल वर्क है तो भी आप सोशियोलॉजी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है,
याद रखिए, एक महत्वपूर्ण बात थी टेस्ट सीरीज। बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज कब शुरू होगी। हमारी टेस्ट सीरीज 1 मई को शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर 31 टेस्ट हैं सोशियोलॉजी के, 31 टेस्ट हैं फर्स्ट पेपर के एमपीजी। सोशियोलॉजी के 20 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, ऑनलाइन भी हैं और उसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लगातार बार बार प्रैक्टिस कर सकें। सोशियोलॉजी में हर पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे और एमपीजी के में 50 क्वेश्चन होते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं या पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल भी सकते हैं डाउनलोड करके, दोनों सुविधाएं हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। कुल मिला के 20 टेस्ट हो चुके हैं सोशियोलॉजी के, 11 टेस्ट बचे हैं। तो देखिएगा आप सभी लोग एप्लीकेशन में जाकर 27 जून तक का मैंने टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया है। तो कुल मिला के 20 टेस्ट का मतलब है कि 3000 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। ये नहीं कि उठाया किसी किताब से पेपर बना के दे दिया आपको, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज पूरा समरी बना के तैयार किया गया पेपर है, ताकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पेपर सॉल्व कर सकें। अब पेपर जो शुरू होंगे हमारे वो एफएलटी के हिसाब से होंगे, यानी फुल लेंथ टेस्ट, यानी 10 की 10 इकाइयों से मिलाकर 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगला चर्चा हमारी होगी, वो होगी हमारी जो जजमानी व्यवस्था पर, कृषक अंतर संबंधों पर और भूमि स्वामित्व पर। यूनिट नंबर 6 के 3 टॉपिक्स पे हमारे अगले 25 क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। क्लियर? तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।